हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिससे जेईई मेंस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करने में आपको सहूलियत मिले। और ये आप मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है जेईई मेंस में। करीब करीब 2 क्वेश्चंस तो आपको हर पेपर में, एक पेपर में भी दिख सकता है। और ये बहुत ही अच्छा है चैप्टर हमारे लिए, क्योंकि लिमिटेड मेथड्स हैं और आप इनके प्रैक्टिस करके आराम से क्वेश्चन जेईई मेन का कर सकते हो आप। तो ये बहुत स्कोरिंग रहेगा हमारे लिए। तो लेट अस डू सम प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिग्री से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर डिग्री कैसे पकड़ते हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करोगे आप इसमें। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कितना दिख रहा है, जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुई है, तो दो ऑर्डर का दिख रहा है। तो ऑर्डर जो है यहाँ पे P2 है ना, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है। व्हाट अबाउट डिग्री? तो डिग्री का मतलब ये होता है कि इस टर्म का पावर, मतलब d2i/dx² जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म था, इसका पावर क्या है। लेकिन उसमें कंडीशंस है कि अगर वो पावर आप ले रहे हो तो आपको बाकी जो dy/dx के ऊपर जो पावर्स हैं वो इंटीग्रल होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1/3 पावर वहां दिख रहा है, तो वो सूटेबल नहीं है डिग्री बताने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को उधर ले जाना पड़ेगा और क्यूब करना पड़ेगा, मतलब बाकी टर्म्स के साथ। तो d2i/dx² होल स्क्वायर माइनस बाकी उधर के टर्म्स इधर ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इस टर्म को उधर ले जाओ, है ना, और दोनों तरफ क्यूब करो आप, है ना। क्यूब करके इसके पावर को हटाना पड़ेगा। dy/dx के पावर जो 1/3 है ना, फ्रैक्शनल पावर को हटाना पड़ेगा। जब आप ये फ्रैक्शनल पावर हटा देते हो तब आप इसका नेट पावर आप चेक करोगे। तो ऑब्वियस है कि इसको खोलने की अब जरूरत नहीं है, ये पावर 2 है और ये 3 है। तो इसका जो हाईएस्ट पावर दिखेगा तुम्हारा d2i/dx² का, वो दिखेगा आपको 6 दिखेगा पावर, है ना। तो इसका मतलब जो डिग्री है तुम्हारा वो क्यूब 3 है, सॉरी 3 नहीं 6। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें सेटिस्फाई तो ये सब नहीं कर रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑर्डर जो है डिग्री से कम है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, डिग्री हम तब लेते हैं जब हर dy/dx के ऊपर इंटीग्रल पावर आ जाए, उसके बाद ही डिग्री मेजर करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल स्ट्रेट लाइन्स व्हिच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रेट लाइन्स लिखेंगे जिनका यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। तो आप कैसे स्ट्रेट लाइन ऐसा लिख सकते हो, तो सबसे अच्छा रहेगा इसमें कि अगर मान लीजिए हम ऑरिजिन पे एक यूनिट सर्कल बना लें, उसका जो टेंजेंट है उसको यूज करें, है ना। दैट इज द बेस्ट अप्रोच कि आप जैसे ऑरिजिन पे एक यूनिट सर्कल बना लें एक रेडियस का, और उसका जो टेंजेंट होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने टेंजेंट देखा होगा, तो उस तरह का स्ट्रेट लाइन आप लोगे तो ये हर वक्त हमारा एक यूनिट डिस्टेंस पे बना रहेगा। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है तुम्हारी, उसका हम इस्तेमाल करें। तो अगर ये एंगल अल्फा होता है तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन कैसे लिखते हो आप, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक यूनिट है, ये फॉर्म में लाइन यूज करना है। इसमें क्या पैरामीटर है, पैरामीटर इसमें अल्फा है, जिसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या दिख रहा है, dy/dx इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में साइन अल्फा कॉस अल्फा सॉल्व करके एलिमिनेट करने की जरूरत है ना। तो आप यहां से देखो क्या निकाल सकते हो। मान लीजिए यहां से मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो देखो क्या दिखेगा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा dy/dx हो जाएगा, और प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको साइन अल्फा कितना दिख रहा है, आप बताओ, 1 अपॉन y माइनस x dy/dx दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को यूज करके हम यहाँ से cos अल्फा निकाल लेंगे। तो cos अल्फा कितना होता है, cos अल्फा होता है तुम्हारा, इसी के हिसाब से निकाल लो, माइनस साइन अल्फा टाइम्स dy/dx, तो dy/dx अपॉन y माइनस x dy/dx, ठीक है। तो हमने साइन अल्फा निकाल लिया, cos अल्फा भी निकाल लिया, तो अब अल्फा कैसे गायब करेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 कर देंगे, है ना।
तो इसको जब दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी होल स्क्वायर दिखेगा तो नीचे वाला होल स्क्वायर मैं राइट साइड में लिख देता हूँ, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पकड़ना है। तो यू हैव गॉट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आ गया। तो आपको ये लाइन लिखना था एक पैरामीट्रिक फॉर्म में, हमने यहाँ का पैरामीटर अल्फा है, क्योंकि वो एंगल चेंज होगा तो दिस लाइन विल चेंज इट्स पोजीशन। तो फैमिली ऑफ लाइंस है और उसके हिसाब से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया जो इस सेट ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The differential equation representing the family of curves this is of order and degree. ना देखो एक बात तो समझो कि जैसे कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स में दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है c, है ना, तो उसी को एलिमिनेट करना है। तो एक बार ही डिफरेंशिएशन आप करोगे तो उससे आपको ऑर्डर पता चल गया है वैसे ही कि 1 है। उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है नॉन एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट डाल देते हैं जिनको मर्ज करके कम बना सकते हैं, उनको आप हटा दोगे तो यहां से हमें दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बिना बनाए हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 होगा। लेकिन डिग्री के लिए प्रॉब्लम है, डिग्री के लिए वी हैव टू मैनेज, उसको डिफरेंशिएट करके हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो लेट अस डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन। ये इक्वेशन तो हमारे पास है इस तरह से, उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो 2y y डैश इज इक्वल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से हमें c जनरेट हो गया, इस c को हम लोग वापस वहां ऊपर में प्लग कर देते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश x प्लस 2, इसमें c का पावर 3/2 डालना है, तो y y डैश के पावर में 3/2, ठीक है। नाउ जैसा हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, डिग्री इस लेवल पे डिसाइड नहीं होगी, डिग्री इस लेवल पे डिसाइड नहीं होगी कि देखो आपको यहाँ y डैश के ऊपर फ्रैक्शनल पावर है। तो आपको डिग्री डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से एक तो देख लो y एक्स्ट्रा है शायद, एक y आप कम कर लो, माइनस 2y डैश x ये लेफ्ट में ले आओ, एक y मैं यहां से वहां कैंसिल कर दिया, ठीक है, और उसको स्क्वायर कर देता हूं। किस लिए स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये जो है 3/2 हटाना है। एक y का पावर 3/2 में से एक y हट गया था क्योंकि मैंने यहां से वहां हटाया था, और उसके ऊपर पावर अगर रेज करोगे 2 तो y रह जाएगा और y डैश का पावर 3 आ जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव टर्म इसमें देखो आप, तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव टर्म y डैश है जिसका पावर 2 दिखेगा और इसका डेरिवेटिव टर्म यहाँ 3 दिखेगा। तो हाईएस्ट जो पावर है वो हम लेते हैं डिग्री में, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम 3। तो डिग्री इज 3 एंड ऑब्वियस है एक ही बार डिफरेंशिएशन करके हमने काम किया है, वैसे तो वो हमने पहले ही पकड़ लिया था ऑर्डर इज 1, तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस में जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनस है, लीनियर है, कभी कभी सॉल्यूशन में इंस्पेक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो उन्हीं सब मेथड से कॉम्बिनेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी कभी कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी लेंगे, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y प्लस 3x एक लीनियर एक्सप्रेशन हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए y प्लस 3x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। तो y प्लस 3x को मैं v डाल दूंगा, इससे क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ये जो 3 है ये हमारे इसके साथ काम आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स, ये इक्वेशन dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख देता हूं उधर v अपॉन ln v, ऐसे बन गया। और फिर अब इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल बना के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका टेक्निक जो था वो सिंपल है, कोई खास काम नहीं है इसमें। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये log v आ जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग मॉड में लिखते हैं, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह का एक्सप्रेशन है। विल सी, और ये x जो है और प्लस c, और कोई जानकारी रहती है तो हम लोग c डेवलप करते हैं, बट यहाँ पे हमें कोई जानकारी डेवलप नहीं करनी है। तो लेट अस सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। तो v जो था हमारा वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। v जो है फंक्शन तो आ गया है,
लेकिन v जो है हमें यहाँ पे y प्लस 3x वापस यहाँ रखना पड़ेगा, तो ln y प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस c ऐसे हमें मिला। तो इसको अब देख लेना पड़ेगा कि किस तरीके से ये हम लोग को सूट कर रहा है काम में। ये एक चीज आप देख लें, इसमें आप क्या किया, ln v को हमने डिफरेंशिएट किया, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लूँ। ln v को मैंने सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट किया था ना, तो उसका डेरिवेटिव 1/v था, तो सॉरी यहाँ ln v का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप चलो ln v को क्या लिखोगे आप वहां से, ln y प्लस 3x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखना है आपको, बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। इस तरह का देखो कुछ टर्म दिख रहा है, c का साइन चेंज यहाँ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका काम कर जाएगा। c माइनस सी आप लिख सकते हो, है ना, c तो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। द कर्व y इक्वल टू fx बाउंडिंग ए कर्विलिनियर ट्रेपेजॉइड विद बेस 0x। तो इसमें बेसिक बात ये कर रहे हैं कि जैसे कोई कर्विलिनियर ट्रेपेजॉइड s को कहते हैं हम लोग, इसने एरिया जो बनाया 0 to x में, इसकी एरिया की बात करेक्ट कर रहे हैं ये लोग किसी फंक्शन के द्वारा, ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा है एरिया। अभी मैं लिखता हूँ एरिया कितना आएगा 0 to x, और फंक्शन पॉजिटिव है तो एरिया उतने सही है, कोई दिक्कत नहीं है। fx dx इज इक्वल टू n+1th पावर ऑफ fx, तो fx के पावर में n+1 लिखना। अब प्रोपोर्शनल लिखा है तो मैं कोई कांस्टेंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे लैम्डा लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन एक मिल गया। यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना। व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है f डैश x, ठीक है। और यहाँ से अब आप आगे बढ़ करके इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, तो अगर fx वहां से कम, fx 0 तो नहीं है एज अ फंक्शन, fx 0 तो नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि f1 की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, तो fx इक्वल टू 0 एक फैक्टर है, वो हटा दें हम लोग, तो लैम्डा n+1 fx के पावर में n-1 fx डैश x आ रहा है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करने हैं, है ना, तो इधर हम लोग का इंटीग्रेशन में कांस्टेंट x प्लस c अगर x में इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे n+1 अपॉन n fx के पावर में n आ गया, ठीक है। ऐसे हमने इंटीग्रेट कर लिया दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप चेक करो इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको f00 दिया हुआ, पहली बात तो f00 तो अगर 0 इधर डालोगे, 0 इधर डालोगे तो c इसका मतलब 0 है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से। और दूसरा हमारे f1 भी गिवन है, ओके, तो f1 गिवन है तो उससे हम क्या फायदा उठाएंगे, एक बार 1 पुट करें तो 1 इज इक्वल टू लैम्डा n+1 अपॉन n, और f1 1 है तो ये भी 1 है। इसके बाद ये पूरा कांस्टेंट जो यहाँ पड़ा हुआ है वो 1 बनने को तैयार है। तो फाइनली हम यहाँ से पाएंगे x इज इक्वल टू fx के पावर में n, बस, क्योंकि ये 1 हो चुका है ना, और c 0 हो चुका है, ठीक है। तो आपका fx तैयार हो रहा है x के पावर में 1/n। तो दिस इज द फंक्शन इन्वॉल्व, आपको यहाँ से वो फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना पड़ता है, तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करके बहुत जल्दी पकड़ लिया है और आराम से वेरिएबल सेपरेट हो गया है, तो इक्वेशन सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। लेट r2 बी डिफरेंशियल फंक्शन विथ f0 इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, तो लिमिट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले फंक्शन निकालेंगे, है ना। तो ये फंक्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि इसको y को इधर ले आएंगे। तो 1/5y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे dy लिख लें, उधर dx लिख लें, तो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से आप सोचो, 5y माइनस 2 माइनस 1/5y प्लस 2, जैसे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन निकालना जानते हो इंटीग्रेशन के चैप्टर में से आप देखो, हेवी साइड कवर अप मेथड लगाना है, जो करना है पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी निकाल। तो इसके कांस्टेंट्स क्या आ रहे हैं आप चेक करो, सिंपली अगर एलसीएम भी लेकर देखा जाए तो ये 4 आ रहा है, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, dy इक्वल टू dx, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो लॉग में इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको,
तो log 5y माइनस 2 माइनस log 5y प्लस 2 और डिवाइड बाई 1/5 आएगा, तो 1/5 करेंगे, दोनों में करेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ 20x प्लस सम कांस्टेंट, है ना, 20 इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 की वैल्यू जो होगी e के पावर 20x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखो क्या लिखा हुआ, f0 0 है, ठीक है ना, तो f0 0 का मतलब y0 डालना है, तो यहाँ से वैल्यू -1 आने वाली है, तो इसका मतलब गड़बड़ है, -1 यहाँ से कैसे आएगा, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो जनरली क्या होता है इसमें बच्चों को जो तकलीफ होती है वो है मॉडुलस की इशू रहती है, तो इसको मॉड में हमें लिखना चाहिए, इस तरह के इंटीग्रेशन को हमें मॉड में लिखना चाहिए, है ना। डोमेन का इशू रहता है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो मॉड में करेंगे, ठीक है। अब आप चेक करो, अब y की वैल्यू जैसे x की वैल्यू आप 0 डालोगे यहाँ पे और y की वैल्यू भी आप 0 डालोगे तो क्या होगा इससे, तो इससे आएगा ये 1 और इस तरफ की वैल्यू 1 पाने के लिए आपको यूज करना चाहिए c की वैल्यू 0, तो c 0 यहाँ से जनरेट हो गया, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इससे y सॉल्व करोगे। अब आपने नोटिस किया था कि 0 के समय ये किस तरह का खुलना चाहिए था, इसको ऊपर वाले को नेगेटिव साइन से खुलना चाहिए था, तो 2 माइनस 5y अपॉन 5y प्लस 2 की वैल्यू e का पावर 20x है, ठीक है, इस तरह से। अब इससे हम लोग y सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद उस पर लिमिट लगा लेंगे, तो 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 5y e का पावर 20x प्लस 2 e का पावर 20x, ठीक है। अब इसमें से y निकाला जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2 e का पावर 20x अपॉन 5 e का पावर 20x प्लस यहां से आप ले लो 5, ठीक है, तो ये आपका y आ गया। अब इस फंक्शन पे इन्होंने कहा कि एक्सटेंड टू -50 पे लिमिट लो, तो लिमिट अगर आप लेते हो एक्सटेंड टू -50 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -50 पे लिमिट लेते हो तो कितना आ रहा है, आप देखो ये दोनों लार्ज टर्म है, सर ये दोनों टर्म छोटे छोटे होते खत्म हो जाएंगे दोनों, तो 2/5 रह जाएगा, 2/5 का मतलब क्या हुआ 0.4, है ना। इस तरह से कोई डेसिमल न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको लॉग वाला इंटीग्रेशन मॉड में लिखना है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे प्रॉपर ओपनिंग मिल रही है यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो ये तो देखो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन लग रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ते हैं ना उस तरह का लग रहा है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या आ गई है, x² और y² की आ गई है, तो हम लोग x² y² को डेफिनेटली एलिमिनेट करेंगे, है ना। साथ में हमारे को दो लीनियर इक्वेशन यहाँ सॉल्व करना है, जिसे शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो 3h प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3h, मैं x² को h समझ रहा हूँ टेम्पररी, प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0, इससे हम सॉल्व कर लेंगे hk को, तो hk को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, h2 आ रहा है और k1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें हेल्प करेगा सब्स्टिट्यूट करने में। तो कैसे, हम लोग क्या करेंगे, एक कैपिटल वेरिएबल x रख लेंगे जिसमें हम पुट करेंगे x² प्लस h2 और कैपिटल y रख लेंगे y² प्लस 1, ठीक है। अब इससे हम लोग देखो क्या निकाल पा रहे हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना dy बाई dx तो क्या निकलेगा, x सॉरी y अपॉन x dy बाई dx निकलेगा, ठीक है। ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है ना, ये कैपिटल है वो स्मॉल है। और आप देखो आपके पास वहां पे dy बाई dx के साथ इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं, y dy दिख रहा है आपको, y dy उस तरफ ले जाओ और x dx उसके नीचे डिवाइड कर देना, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ, इसकी वैल्यू आने वाली है d कैपिटल Y अपॉन dx इज इक्वल टू, उस तरफ y गया, ये टर्म भी गया और ये उसके बाद नीचे डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी 2, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 कैपिटल X प्लस 3y अपॉन 3 कैपिटल X प्लस 2y। अगर आपने मेथड सीखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स है 7 और 8 खत्म हो जाते हैं, वंस यू शिफ्ट ऑरिजिन
तो 7 और 8 आपको नहीं यूज करना होता है, अदरवाइज आप स्टेप्स ज्यादा लोगे तो आपका कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, एक तो शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन पकड़नी है, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन के बाद आप दोबारा ये सब कैलकुलेट करने मत जाओ, इसमें आपको पता है कि उसी के लिए तो हमने शिफ्ट किया है ऑरिजिन को, ताकि ये 7 और 8 हट जाए। और अब ये बन गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं आप, y बाई एक्स को भी पुट करते हैं। तो y बाई एक्स को आप मान लीजिए v पुट कर लिया और उसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो y dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx ऐसे आएगा। और यहां से आप यहां पे चले जाओ तो क्या देखने को मिलेगा, v प्लस x dv बाई dx, ये कैपिटल x है ना, इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x से डिवाइड कर लेना ऊपर नीचे, तो 3v अपॉन 3 प्लस 2v, ठीक है ना। अब इसके बाद इस v को उधर ट्रांसफर करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल बना करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन दो तरह के हुए हैं। कौन कौन सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, एक तो हुआ है आपका ये x और y में, और एक हुआ है v में। तो आपको v को पहले रखना होगा कैपिटल Y बाई एक्स, और कैपिटल Y बाई एक्स की वैल्यू को फिर इससे रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें से आप माइनस भी यहां ले लेना, इसको आप सेपरेट कर लेना और सेपरेट करके आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। y1 y2 are two solutions of this, then y1 plus y2, मतलब वो कह रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखो ध्यान से, और वो कह रहे हैं कि y1 और y2 दो सॉल्यूशंस आपको और चाहिए जोड़ करके। तो इसमें बहुत सिंपल आइडिया मुझे लग रहा है, मैं तो एक काम करता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो dy1 बाई dx प्लस fx y1 इज इक्वल टू rx हुआ, ठीक है। आप dy2 से भी यही काम कराओगे, वो भी यही काम करता है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखना y1 y2 जो है फंक्शंस हैं, तो इन्होंने अपना काम अपना किया, इसको भी सेटिस्फाई किया। अब आपको ये पता लगना है कि दोनों जोड़ के कौन से फंक्शन किस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो आप भी करोगे ऐसे ही काम, इसको जोड़ लो। तो डी बाई डी एक्स ये y1 प्लस y2 हो जाएगा, प्लस ये fx y1 प्लस y2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2rx हो जाएगा। तो आप नोटिस करो किस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो जोड़ करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम रहेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम रहेगा fx इंटू वाई इज इक्वल टू 2rx, बस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके थ्रू हमें पता चला कि y1 प्लस y2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या, ठीक है बात। The function fx is a solution of this differential equation in -1 to 1। तो एक तो डोमेन पे ध्यान रखना है ना, जैसे हमें डोमेन पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। और f0 0 दिया हुआ और ये इंटीग्रेशन करना, तो इसका मतलब दो काम हो गया, एक तो पहले हम वहां से फंक्शन लाएंगे फिर ये इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन लाने के लिए आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हो, आप यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है, e के पावर में इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है ना। तो इसमें 2 लगा देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। तो e के पावर में हाफ ln, अच्छा आपको पता है -1 से 1 में है, तो ln में मैं इसमें क्या करता हूँ, मॉड तो लगा देता हूँ मान लो ऐसे, लेकिन मैं इसको ठीक करके क्या करता हूँ, क्या कर दूंगा, इसको -1 से 1 के दायरे में इसको उल्टा कर लूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आपको डोमेन मिलने से सपोर्ट मिल गया है। अब आप आ जाओ अपने फंक्शन निकालने के लिए, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुना करोगे राइट साइड में तो आपका इतना ही बचेगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इससे x पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको कुछ पता हो जिससे c निकल जाए, तो देखो आपको पता है कि f0 0 है,
तो f0 0 का मतलब इधर 0 हो गया, इधर भी 0 होने के लिए आपको c0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। तो आपको फंक्शन रेडी हो गया आपका y, जो फंक्शन जो यहाँ यूज करना है वो फंक्शन है y, वो आपका कितना आ गया x⁵ प्लस x² अपन √1 - x², ठीक है ना। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पे f के साथ जो लिमिट्स है -√3/2 से √3/2 है, तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन इवन ऑड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें फायदा होगा, है ना। अगर इसमें ऑड कंपोनेंट है इस फंक्शन में, तो इसमें है ऑड कंपोनेंट, अगर इसको इवन ऑड में स्प्लिट करो तो ये कंपोनेंट अलग करो इसके साथ, तो ये ऑड कंपोनेंट में जाएगा और ये इवन में जाएगा। ऑड वाला जो है इंटीग्रेट करके खत्म हो जाएगा -a से a में, है ना। तो आपका वो इवन वाला बचेगा, वही डबल होगा। तो जो इंटीग्रल वहां लिखा हुआ है वो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 से √3/2 fx का वो पार्ट जो इवन है, ये ऑड पार्ट में छोड़ रहा हूं, इसका इवन पर उठा रहा हूं, तो x² √1 - x² dx, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको आप कैसे इंटीग्रेट करते हो, नॉर्मली कोई ट्रिग्मेटिक सॉल्यूशन डाल सकते हो आप। x की जगह पे मान लो मैंने sin थीटा डाल दिया, तो 2 0 से π/3 x² sin² थीटा और नीचे cos थीटा d थीटा में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे cos थीटा आएगा और dx में cos थीटा आएगा, कट जाएगा वो। तो ये सिंपली आपका हो गया 1 - cos 2 थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/3। तो ये आप कर लेना, ठीक है ना। तो उससे आपको कोई कांस्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।